इससे पहले आप सभी दोस्तों और मित्रों को आज होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। होलिका दहन आज 2 मार्च को सूर्यास्त के बाद से होलिका दहन का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो आधी रात तक चलेगा। परंपरा ऐसी है कि दोस्तों शाम को सूरज डूबते वक्त होली की पूजा करते हैं और उसके बाद होली जलाते हैं। और इस हिसाब से आज होली जलाने का जो मुहूर्त है ना, वो शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है और रात में करीब 12 बजे तक रहेगा। और इस दौरान भद्रा का अशुभ समय भी नहीं होगा। होली का पूजन के लिए जरूरी चीजें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा पूजन विधि भी आपको बताई गई है। पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को, रंग वाली होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होती है। और वैसे भी होलिका दहन का ये पर्व सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। और होलिका दहन का ये महत्व भी यही होता है, यही संदेश हमें मिलता है कि कितना भी बड़ा अन्याय हो, अंत में सत्य यानी धर्म की ही जीत होती है। और इस साल होली के त्योहार को लेकर थोड़ा भ्रम भी बन गया। दरअसल इसके पीछे कारण रहा दोस्तों पूर्णिमा तिथि का 2 और 3 मार्च को होना, और फिर चंद्र ग्रहण और भद्रा भी है। और वैसे आपको बताएं, इस साल होली पर 500 साल बाद शुक्र ग्रह मालव्य महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। और इसके अलावा सूर्य और शुक्र के संयोग से शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है। और साथ ही सूर्य बुध मंगल और राहु का योग भी बन रहा है। ऐसे में होली पर्व का महत्व और भी बढ़ेगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आज शाम 5:55 पर हो रही है और 3 तारीख को पूर्णिमा तिथि शाम में 5:08 पर खत्म हो जाएगी। पंचांग के अनुसार 2 मार्च को भद्रा पूरे दिन रहेगी और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है, लेकिन भद्रा पुच्छ में होलिका दहन हो सकता है। तो होली जलाने का जो मुहूर्त है वो आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है और रात में करीब 12 बजे तक रहेगा। और साथ ही 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। चंद्र ग्रहण कल यानी 3 मार्च को, लेकिन इसका जो सूतक है ना दोस्तों, वो कल 3 मार्च को सुबह 6:20 से ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रभावी हो जाएगा और फिर ग्रहण काल के साथ ही सूतक समाप्त होगा। और चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा आपको बताएं, भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और शाम 6:46 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। राजस्थान में होली कब खेली जाएगी, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। ज्योतिषाचार्य अधिकतर यही कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 मार्च को होली खेल सकेंगे। तो राजस्थान में होली का दहन 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात को होगा, जिसके बाद 3 मार्च की सुबह रंगों की होली खेली जाएगी। ज्योतिषाचार्य अधिकतर ये कह रहे हैं कि इस दौरान लगने वाले चंद्र ग्रहण के सूतक का होलिका दहन और रंगों की होली पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के मत अभी चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए होली के त्योहार पर राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। होली पर एमपी में 2 दिन सरकारी छुट्टी, अब 3 और 4 मार्च को अवकाश रहेगा। और मध्य प्रदेश में आप देखिए 2 मार्च से प्रस्तावित प्राइवेट बसों की हड़ताल स्थगित हो गई है। सीएम मोहन यादव के आश्वासन के बाद बस संचालकों ने फैसला लिया, यात्रियों के लिए भी राहत है। यानी मध्य प्रदेश में 2 मार्च से शुरू होने वाली प्राइवेट बसों की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ना, वो फिलहाल टाल दी गई है। और ऐसे में इस फैसले से मध्य प्रदेश भर के उन लाखों यात्रियों ने राहत की सांस ली है जो रोजाना सफर के लिए प्राइवेट बसों पर निर्भर हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश में बसों का संचालन पहले की तरह सामान्य रूप से जारी रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए, ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइलों से अटैक किया है। यूएई पर हुए हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की और कहा कि इस मुश्किल समय में भारत साथ खड़ा है। और इधर खामेनेई की हत्या पर ओवैसी का पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग इसका जवाब जरूर देंगे। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण बताया और कहा कि ईरान जवाब देगा। इधर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फंसे यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए अबू धाबी के कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सभी होटलों को यह निर्देश दिया कि यात्रा प्रतिबंधों के कारण रुकने को मजबूर मेहमानों को ठहराव बढ़ाने की अनुमति दी जाए। इस अतिरिक्त ठहराव का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अबू धाबी में फंसे यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। यूएई सरकार होटल का खर्च उठाएगी। और इसी बीच आप देखिए, ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर माता पिता चिंतित हैं। सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। ईरान में अमेरिका इजराइल तनाव के बीच फंसे हुए भारतीय छात्रों, खास करके एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने पीएम मोदी से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं खामेनेई की मौत के बाद 3 सदस्यीय परिषद संभालेगी। ईरान का शासन सुप्रीम लीडर के लिए चुनाव होगा। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई। इसके बाद अब ईरान में सत्ता हस्तांतरण शुरू हो गया है। फिलहाल राष्ट्रपति पेजेशिकियान, मुख्य न्यायाधीश एजाई और अली रेजा अराफी की 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद देश का नेतृत्व करेगी। ये परिषद स्थायी सुप्रीम लीडर के चुनाव तक सर्वोच्च जिम्मेदारी संभालेगी। इधर पश्चिमी एशिया में महासंग्राम से दिल्ली के बाजारों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। 5000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की आशंकाएं हैं। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष से अब दिल्ली के व्यापार
व्यापार और निर्यात पर भी गहरा असर पड़ा है। और तो और आप देखिए, अमेरिका और इजरायल हमले के बाद 3000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद है, भारत की कई सारी फ्लाइट्स भी प्रभावित हैं। एयर स्पेस बंद होने से 3000 से अधिक उड़ानों को रद्द किया जा चुका है। और इधर इजरायल में फंसे उत्तर प्रदेश के 6004 श्रमिक सुरक्षित हैं। योगी सरकार ने दूतावास से संपर्क साधा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाड़ी देशों के तनाव में 35,000 हिमाचल प्रदेश के लोग भी हैं, परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र के संपर्क में है। झारखंड के भी करीब 100 लोग अभी दुबई में फंसे हुए हैं। दुबई में हुए हमलों के बाद वहां के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और एक बिजनेस टूर पर गए सैकड़ों झारखंड के लोग वहां फंस गए। सभी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये किसी कॉर्पोरेट टूर पर गए हुए थे। और ईरान इजरायल में जंग का असर भी चल रहा है। बिहार के 76,000 लोग खाड़ी देशों में हैं। युद्ध में फंसे लोगों के परिजन अब सलामती की दुआ कर रहे हैं। तो ये नई आफत आई है। परिजनों की नजरें लगातार टीवी और इंटरनेट पर चल रही हैं। और तो और मध्य प्रदेश के भी 100 से ज्यादा लोग दुबई में फंसे हुए हैं। इंदौर के पूर्व विधायक, बिजनेसमैन और बिल्डर भी शामिल हैं। वहीं खबर है कि एयर इंडिया की फ्लाइट आज भी कैंसिल हो गई है। और सबसे जरूरी अपडेट आप देखिए, खामेनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और मीडिया का भी रिएक्शन हुआ। ब्रिटिश मीडिया ने कहा कि ईरान के लिए बहुत बड़ा मोड़ है, रूस ने हमले को गलत बताया है। वहीं जर्मनी ने कहा कि भाई ईरान के लोगों को अपनी किस्मत का फैसला करने का पूरा हक है, रूस ने इस हमले को गलत बताया। और इधर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान से बातचीत का रास्ता चुनने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्रूर खामेनेई मारा गया। इधर ओमान ने कहा कि अमेरिका यह आपकी जंग नहीं है और इसमें ना फंसे। बीबीसी ने कहा कि ईरान के लिए बहुत बड़ा मोड़ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी कहा कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, इजरायल और अमेरिका के कट्टर दुश्मन खामेनेई की मौत। तो अलग अलग अखबारों ने अलग अलग हेडलाइन से सुर्खियां बनाई। 36 साल तक सत्ता संभालने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। उनके परिवार के कई लोगों ने भी जानें गंवा दी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि 1 मार्च को की। अली खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई सदस्यों ने जानें गंवाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि 48 नेता एक ही झटके में खत्म हो गए। वहीं ईरान के 9 जहाज भी हमने डुबो दिए। अमेरिका ने ईरान का नेवी मुख्यालय भी उड़ा दिया। 9 जहाज समुद्र में डुबो दिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार है। वहीं ईरान भी रुकने वाला नहीं था। ईरान ने भी 14 अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की जाने गई। बताया जा रहा है कि ईरान की कार्रवाई में भी सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान की ओर से कार्रवाई तेहरान, इस्फहान, कराज और करमानशाह में ईरानी ठिकानों पर अमेरिका इजरायल के ज्वाइंट प्रीएम्प्टिव हमलों के बाद की गई। खामेनेई की मौत से ईरान का गुस्सा भी भड़का हुआ है। अमेरिका के दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। वैसे मध्य पूर्व में बढ़ा हुआ ये तनाव फिलहाल कम नहीं हुआ है। ईरान में 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। रविवार सुबह से ही खामेनेई समर्थकों ने सड़कों पर मातम मनाया, शोक सभाएं की, विरोध प्रदर्शन किए। वहीं कई शहरों में जश्न की खबरें भी सामने आई। इधर अमेरिका और जापान में भी खामेनेई विरोधियों ने खुशी जताई। इधर ईरान इजरायल जंग में आप देखिए, अबू धाबी में एक ईरानी हमले में भारतीय घायल हो गया। दूतावास ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। भारत के 15 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए। मिडिल ईस्ट के बंद एयर स्पेस के चलते 1 मार्च को भारतीय घरेलू एयरलाइंस की 350 उड़ानें रद्द की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति लगातार ट्रैक करते रहें। अब हो क्या रहा दोस्तों कि अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। अगर ये जंग अब लंबी चली ना और तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ने तय हैं और इसका असर भारत में भी तेल, शेयर बाजार और सोने चांदी पर दिख सकता है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई घट जाएगी। फिलहाल खबर आ रही कि ईरान में मचे इस बवाल में रूस मालामाल हो सकता है। ईरान ने समंदर के उस महत्वपूर्ण रास्ते को रोक दिया है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अब ऐसे अपडेट अगर आ रहे हैं तो इस नाकाबंदी से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं इस भारी संकट में रूस की तो जैसे मान लो लॉटरी लग गई है। ईरान का तेल ना मिलने पर अब चीन रूस से तेल खरीदारी करेगा और ऐसे में पुतिन को राजस्व मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, होली से पहले आम लोगों की जेब को झटका लगा है। लगातार तीसरे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 28 रुपए की तेजी आई है। कोलकाता में 31 रुपए की तेजी। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर सबसे सस्ता है। वैसे आपको बताएं, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी है। और इधर आप देखिए, ईरान संकट का असर, भारत में तेल कीमतों में उतार चढ़ाव, महंगाई और मैक्रो इकोनॉमिक दबाव में आपूर्ति फिलहाल सुरक्षित है। बड़ी खबर आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को पांडिचेरी और तमिलनाडु पहुंचे। पांडिचेरी में उन्होंने 2700 करोड़ और तमिलनाडु में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इधर कर्नाटक के प्रधानमंत्री कार्नी का आज दिल्ली दौरा होने वाला है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। इस मुलाकात में कई ऐसे बड़े मुद्दों पर फैसला होना है जो आने वाले समय में दोनों देशों की दिशा तय करेंगे। और तो और आप देखिए, प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे से दिल्ली लौटने के बाद सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी का दौरा किया था। पश्चिम एशिया
एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच रविवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। फिलहाल दोस्तों, अमेरिकी और इजरायली हमलों से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है और ऐसे में आम लोग परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देगी। साथ ही उन्होंने शांति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। रविवार को बीजेपी ने बंगाल में 9 परिवर्तन यात्राएं शुरू की। इसके साथ ही ऐलान किया कि 15 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सभा होगी और इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। चुनाव से पहले बीजेपी की यह बड़ी सभा होने वाली है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोटर लिस्ट में यानी SIR प्रोसेस के खिलाफ धरने पर बैठने जा रही है। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया कि ममता बनर्जी शुक्रवार 6 मार्च को दोपहर 2 बजे से कोलकाता के मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठेंगी। वोटर लिस्ट के खिलाफ ममता बनर्जी धरना देंगी। और खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आई है। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब 5 मार्च को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया गया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब इंग्लैंड से मुकाबला होने वाला है। पश्चिम बंगाल में 60 लाख वोटर अभी भी जांच के घेरे में है। मुर्शिदाबाद और मालदा में 19 लाख के डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। बीजेपी ने कहा कि घुसपैठियों पर कार्रवाई। और इधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक बारूद कंपनी में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। 17 लोगों की जान जाने की खबर है। 18 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मटेरियल बनाते वक्त ये बड़ा धमाका हो गया। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, महासमुंद में 73 लाख के इनामी 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 14 हथियार भी साथ लाए। GST कलेक्शन से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। फरवरी में GST कलेक्शन 8% बढ़ा है। 1.83 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा। दिल्ली से बड़ी अपडेट खबर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार होली पर दिल्ली की महिलाओं को पिंक कार्ड की सौगात। DTC बस और मेट्रो का सफर आसान होगा। महिलाओं के दैनिक यात्रा खर्च में कमी आएगी। 2 मार्च को दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक विशेष और भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें पिंक कार्ड का शुभारंभ होगा। 3 तरह के कार्ड जारी किए जाएंगे। पिंक कार्ड दिल्ली निवासी पात्र महिलाओं के लिए होगा, जबकि ब्लू कार्ड सामान्य यात्रियों के लिए और ऑरेंज कार्ड मासिक पास उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाएगा। शुरुआती चरण में पिंक और ब्लू कार्ड लॉन्च होंगे, जिसके बाद फिर ऑरेंज कार्ड लागू होगा। और इस तरह के कार्ड जारी करने के लिए लगभग 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर ये कार्ड बनेंगे। तो आज दिल्ली में एक कार्यक्रम होने वाला है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ भी आज होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी मुफ्त LPG सिलेंडर की भी शुरुआत। इधर दिल्ली को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। दिल्ली नगर निगम MCD ने साल 2012 से 2022 के बीच जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्रों के पंजीकरण नंबर बदल दिए हैं। पुराने प्रमाण पत्र अमान्य हो गए, इसलिए लोगों को नए डाउनलोड करने पड़ेंगे। ICAI ने जनवरी 2026 सत्र की CA फाइनल परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। संस्थान ने रिजल्ट के साथ साथ मेरिट सूची भी जारी की है। जियो का नया 365 प्लान आप देखिए। 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, 25 GB डेटा, 18 महीने तक गूगल जेमिनी फ्री और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। जियो कंपनी ने 365 रुपए का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। CBSE की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। रद्द नहीं हुई परीक्षाएं, तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी। CBSE बोर्ड ने फर्जी नोटिस खारिज किया है। CBSE के नाम से सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द होने का एक फर्जी सर्कुलर वायरल हो रहा है और बोर्ड ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से तय कार्यक्रम के अनुसार जारी है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना भी सामने आई। सोशल मीडिया पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से एक झूठा सर्कुलर तेजी से साझा किया जा रहा है, वायरल भी हो रहा है। और इस सर्कुलर में ये दावा किया गया कि कुछ देशों में असामान्य वैश्विक हालात और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण पैदा हुई बाधाओं तथा छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी गई। लेकिन बोर्ड ने ये साफ किया कि ये जानकारी पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। केंद्र सरकार ने अब परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जैमर के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइन जारी की है। अब परीक्षा केंद्रों को जैमर लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी और केवल कम आवृत्ति वाले जैमर का उपयोग करना होगा। प्रत्येक जैमर का हिसाब रखना और रिपोर्ट करना भी अनिवार्य होगा। तो जैमर उपयोग के लिए अब केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इधर आप देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी सोमवार को हरियाणा विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करेंगे। ये बजट जनता के सुझावों को प्राथमिकता देगा। जनता के सुझावों से बजट तैयार हुआ है, जिसमें 14,000 से अधिक इनपुट शामिल हैं। नेपाल में 5 मार्च को चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव तय करेंगे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ उभरी जेनजेड की नाराजगी के बाद देश अब दोबारा स्थिरता की राह पकड़ पाएगा।